फील्ड कैसे पिछले अनुभवों से, यहाँ तक कि असफलताओं से भी सीख कर आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य है थेरेपी को न केवल प्रभावी बनाना, बल्कि पहले से ज्यादा सुरक्षित भी बनाना। ये वाकई विकास का एक स्पष्ट संकेत है, खासकर सुरक्षा के पहलू पर ध्यान देना। सामग्री में रोगियों के साथ मिलकर काम करने का भी जिक्र है। ये कैसे हो रहा है और इसका क्या महत्व है? बताया गया है कि एवोलायरा GRSP LGMD नाम के एक पेशेंट कंसोर्शियम के साथ एक्टिवली सहयोग कर रही है। GRSP LGMD दरअसल चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और रोगी अधिवक्ताओं यानी पेशेंट एडवोकेट्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है जो LGMD पर केंद्रित है। इस साझेदारी के कई फायदे बताए गए हैं, जैसे एवोलायरा को क्लिनिकल परीक्षणों के लिए पहले से तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच मिलती है। बीमारी के प्राकृतिक इतिहास यानी नेचुरल हिस्ट्री का महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध होता है और शायद सबसे अहम, थेरेपी के विकास की पूरी प्रक्रिया में रोगी की जरूरतों और उनकी अंतर्दृष्टि का मार्गदर्शन मिलता है। हाँ, ये पहलू मतलब रोगी समूहों के साथ सीधी साझेदारी आजकल दुर्लभ बीमारियों के क्षेत्र में दवा या थेरेपी विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके कई गहरे फायदे हैं। पहला, जैसा आपने कहा, ये सुनिश्चित करता है कि जो इलाज बन रहा है वो सिर्फ लैब के मानकों पर ही खरा ना उतरे, बल्कि उन लोगों की वास्तविक जरूरतों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को भी समझे जो उस बीमारी के साथ जी रहे हैं। मरीज और उनके परिवार ऐसी बातें बता सकते हैं जिन पर शायद शोधकर्ता ध्यान ना दे। बिल्कुल। दूसरा, प्राकृतिक इतिहास डेटा। ये डेटा बताता है कि बिना किसी खास इलाज के ये बीमारी समय के साथ कैसे बढ़ती है, कौन से लक्षण कब और कैसे सामने आते हैं। ये बेसलाइन जानकारी अमूल्य होती है। जब आप कोई नई थेरेपी का परीक्षण करते हैं तो आपको ये जानना होता है कि क्या थेरेपी वाकई बीमारी के सामान्य रास्ते को बदल रही है या नहीं। सही बात है। इस डेटा के बिना थेरेपी की प्रभावशीलता का सही आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सहयोग न केवल विकास को अधिक प्रासंगिक बनाता है, बल्कि उसे तेज भी कर सकता है। हाँ, ये रोगी केंद्रित दृष्टिकोण वाकई महत्वपूर्ण लगता है, जैसा आपने बताया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्रोत एवोलायरा की प्रगति के बारे में क्या बताते हैं? वो इस सफर में अभी कहाँ हैं और आगे की क्या योजना है? देखिए, उपलब्ध जानकारी के अनुसार एवोलायरा का ये काम अभी प्री क्लिनिकल चरण में है। प्री क्लिनिकल स्टेज, इसका सीधा सा मतलब है कि अभी प्रयोगशाला में कोशिकाओं पर और शायद पशु मॉडल पर इसका परीक्षण चल रहा है, ये देखने के लिए कि ये सुरक्षित है और काम करता भी है या नहीं। निकट भविष्य की योजना महत्वाकांक्षी लगती है। अगले साल के भीतर मनुष्यों में क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की तैयारी करना, और उनका अंतिम लक्ष्य वो सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित करने वाली दवाएं बनाना नहीं, बल्कि उपचारात्मक, क्यूरेटिव यानी बीमारी को जड़ से ठीक करने वाली जीन थेरेपी विकसित करना है। प्री क्लिनिकल चरण किसी भी नई थेरेपी के विकास में एक जरूरी पड़ाव है। यहीं पर वैज्ञानिक सुरक्षा और संभावित प्रभावशालिता के शुरुआती आंकड़े इकट्ठा करते हैं। अगर ये नतीजे पॉजिटिव होते हैं, तभी रेगुलेटरी एजेंसियां मनुष्यों में परीक्षण की अनुमति देती हैं। मनुष्यों में परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल अपने आप में एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें कई चरण होते हैं, फेज होते हैं। पहली फेज में मुख्य रूप से सेफ्टी पर ध्यान दिया जाता है और बाद के फेज में प्रभावशीलता और सही डोज का पता लगाया जाता है और उनका उपचारात्मक लक्ष्य। हल्के चिंतनशील स्वर में ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। दशकों से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी प्रगतिशील आनुवांशिक बीमारियों के लिए हम केवल लक्षणों को मैनेज करने या बीमारी की गति को थोड़ा धीमा करने की ही बात सोच पाते थे। इलाज या क्योर शब्द का इस्तेमाल करना ही अपने आप में एक बड़ी छलांग है। ये इस क्षेत्र में हो रही वैज्ञानिक प्रगति को दिखाता है। बेशक ये लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है और क्लिनिकल परीक्षणों में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। कई अच्छी लगने वाली थेरेपी इस चरण में विफल हो जाती हैं, लेकिन इस दिशा में काम करना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो अगर इस पूरी प्रक्रिया का सार निकालें तो तस्वीर ये उभरती है। एवोलायरा थेरेप्यूटिक्स लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी LGMD के दो विशिष्ट और गंभीर उपप्रकारों के लिए एक बहुत ही लक्षित अगली पीढ़ी की जीन थेरेपी विकसित करने पर काम कर रही है। वे ऐसा करने के लिए पिछले जीन थेरेपी प्रयासों से सीखे गए सबक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी थेरेपी को सीधे मांसपेशियों तक पहुंचाने और संभावित साइड इफेक्ट्स जैसे लिवर टॉक्सिसिटी से बचने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, और वे इस पूरी प्रक्रिया में रोगियों और रोगी समूहों को सक्रिय रूप से भागीदार बना रहे हैं। हाँ, ये निश्चित रूप से प्रगति का एक उत्साहजनक संकेत है।
खासकर LGMD जैसी स्थिति के लिए, जहां प्रभावी उपचार के विकल्प ऐतिहासिक रूप से बहुत सीमित रहे हैं। ये जीन थेरेपी के क्षेत्र के परिपक्व होने का भी प्रमाण है। कैसे वैज्ञानिक समुदाय शुरुआती चुनौतियों और बाधाओं से सीखकर ज्यादा परिष्कृत, सुरक्षित और लक्षित दृष्टिकोण विकसित कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, असली परीक्षा तो क्लिनिकल परीक्षणों में होगी, वहीं पता चलेगा कि प्रयोगशाला के वादे असल दुनिया में कितने खरे उतरते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वैज्ञानिक आधार, लक्षित रणनीति, छोटे जीन का चयन और रोगी केंद्रित दृष्टिकोण, ये सब मिलकर उम्मीद की एक मजबूत वजह जरूर देते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। यदि इवोलरा का यह लक्षित AAV वेक्टर दृष्टिकोण, जो विशेष रूप से छोटे जीनों को टारगेट करता है, LGMD की इन उपप्रकारों के लिए सफल साबित होता है, तो इसी तरह की अन्य दुर्लभ आनुवांशिक मांसपेशिया बीमारियों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या यह उन स्थितियों के इलाज के लिए भी इसी तरह की लक्षित जीन प्रतिस्थापन रणनीतियों का रास्ता खोल सकता है, खासकर जहां जिम्मेदार जीन का आकार AAV वेक्टर की क्षमता के अनुकूल हो? ये भविष्य में देखने वाली एक दिलचस्प संभावना होगी।